आज हम सब मल्टीप्लेक्स में अपने फ़ोन पर हर जगह फ़िल्में देखते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वो पहली फ़िल्म किसने बनाई होगी? क्या सोचा होगा उस इंसान ने? आज हम उसी कहानी की जड़ तक जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो भारतीय सिनेमा के आप कह सकती हैं पहले पन्ने के बारे में है और उस आदमी के बारे में जिसने वो पन्ना लिखा था, ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम सब दादा साहेब फाल्के के नाम से जानते हैं। पर आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि वो कौन थे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अकेला इंसान, मतलब बिना किसी रोड मैप के, शून्य से एक पूरी इंडस्ट्री कैसे खड़ी कर सकता है। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि फाल्के की कहानी सिर्फ एक फिल्म बनाने की कहानी नहीं है। ये एक जुनून की, एक जिद की और एक बहुत बड़े सपने की कहानी है। उन्होंने सिर्फ एक मूवी कैमरा नहीं उठाया था, उन्होंने पूरे देश को अपनी कहानी बड़े पर्दे पर देखने का आत्मविश्वास दिया था। आज की हमारी बातचीत इसी पर होगी कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं, वो क्या सोच थी जिसने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले फाल्के क्या थे, कौन थे। हमारे नोट्स बताते हैं कि उनका जन्म 1870 में नासिक में हुआ था। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि वो कोई बिजनेसमैन या टेक्नीशियन नहीं थे, वो एक आर्टिस्ट थे। उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की, फिर बड़ौदा से फोटोग्राफी सीखी, प्रिंटिंग प्रेस का काम भी किया। मतलब फिल्म बनाने का आइडिया आने से पहले ही वो एक विजुअल स्टोरी टेलर थे। ये तो कमाल की बात है। और यही तो वो सीक्रेट सॉस है जो सब लोग भूल जाते हैं। ये बहुत ही अहम बात है। भारत में सिनेमा की शुरुआत किसी टेक्नीशियन या बिजनेसमैन ने नहीं की, बल्कि एक कलाकार ने की, जिसने टेक्नोलॉजी को अपनी कहानी कहने के लिए बस एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। नजरिए का यही फर्क सबसे अहम था। एक बिजनेसमैन शायद उसमें पैसा और रिस्क देखता, एक इंजीनियर इसकी क्या कहते हैं तकनीकी सीमाएं देखता, लेकिन एक कलाकार ने इसमें संभावनाएं देखी, अपनी कल्पना को पर्दे पर उतारने की संभावना। उनकी फोटोग्राफी की समझ ने उन्हें फ्रेम, लाइट, कॉम्पोजिशन सिखाया, और उनके प्रिंटिंग प्रेस के अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि एक चीज को बार बार रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब एक कहानी को हजारों लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो वो अनजाने में ही एक वन मैन मीडिया रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहे थे। वाह, मतलब उनके सारे पुराने हुनर एक जगह आकर जुड़ गए। ये भी लिखा है कि उन्होंने कुछ समय सरकारी नौकरी भी की, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा। बिल्कुल, उनका स्वभाव ही नहीं था किसी के नीचे काम करने वाला। जी। वो कुछ अपना करना चाहते थे। वो लीक से हटकर सोचने वाले इंसान थे। बिल्कुल। और इसी सोच ने उन्हें उस रास्ते पर डाला जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर आता है वो मशहूर किस्सा, वो टर्निंग पॉइंट। साल 1910 के आसपास उन्होंने मुंबई के एक सिनेमा घर में एक विदेशी फिल्म देखी, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस फिल्म ने उन पर एक जादू जैसा असर किया। वो एक के बाद एक कई बार उस फिल्म को देखते रहे और उनके दिमाग में एक सवाल उठा जो किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने सोचा, अगर पर्दे पर जीसस की कहानी दिखाई जा सकती है तो हमारे कृष्ण और राम की क्यों गई? देखिए, यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये नहीं कि उन्होंने एक फिल्म देखी और नकल करने का सोच लिया। जी। नहीं, उन्होंने एक विदेशी माध्यम में अपनी संस्कृति को दिखाने की ताकत देखी। अच्छा। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये एक तरह का कल्चरल स्टेटमेंट था। उस दौर में जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, अपनी पौराणिक कथाओं को, अपने नायकों को इतने बड़े पैमाने पर दिखाना लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था। उन्होंने सिनेमा में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देखा, बल्कि अपनी पहचान को सेलिब्रेट करने का एक जरिया देखा। ये एक बहुत बड़ा और गहरा विचार था। और इसी विचार को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने जो किया वो सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। उन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म बनाने का फैसला किया, राजा हरिश्चंद्र। और यहाँ से शुरू होती है असली चुनौती। हमारे नोट्स में इस बात पे जोर दिया गया है कि निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, एडिटर, सेट डिजाइनर, सब कुछ दादा साहेब फाल्के ने अकेले किया। एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? आज एक फिल्म बनाने में सैकड़ों लोग लगते हैं। ये जुनून था या पागलपन? ये जुनून ही था जो पागलपन की हद तक था। उन्होंने अपने एक दोस्त से उधार लिया, अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी तक दांव पर लगा दी।
वो फिल्म बनाने की तकनीक सीखने के लिए लंदन गए। वहां से कैमरा और ज़रूरी सामान लेकर आए। वो दिन में शूट करते थे और रात में लैब में बैठकर फिल्म डेवलप और एडिट करते थे। उनकी पत्नी सरस्वती बाई फाल्के उनका पूरा साथ देती थी। वो पूरी यूनिट के लिए खाना बनाती थीं, फिल्म के पोस्टर्स और प्रोडक्शन में मदद करती थीं। तो ये सिर्फ एक आदमी का नहीं बल्कि एक पूरे परिवार का त्याग और समर्पण था। ये तो सिर्फ पैसे और मेहनत की बात हुई, लेकिन उस दौर में समाज भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती रहा होगा। बिल्कुल, और शायद ये उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। उन्हें अपनी फिल्म की हीरोइन रानी तारामती के रोल के लिए कोई महिला कलाकार नहीं मिल रही थी। उस जमाने में एक्टिंग खासकर महिलाओं के लिए एक बहुत ही खराब पेशा माना जाता था। कोई भी शरीफ घर की महिला फिल्मों में काम करने को तैयार नहीं थी। कहते हैं कि फाल्के ने कई तवाइफों से भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर रानी तारामती का किरदार किसने निभाया? आखिरकार हार कर उन्हें एक पुरुष कलाकार को यह रोल देना पड़ा। उनका नाम था अन्ना सालुंके। वो एक रेस्टोरेंट में बावर्ची का काम करते थे और उनका डील डॉल थोड़ा नाजुक था। फाल्के ने उन्हें साड़ी पहनाकर रानी तारामती के रोल के लिए तैयार किया। जरा सोचिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, भारत की पहली हीरोइन असल में एक हीरो था। यह दिखाता है कि फाल्के सिर्फ फिल्म नहीं बना रहे थे, वो समाज की सोच से लड़ रहे थे, एक नई वर्क कल्चर बना रहे थे। और आखिरकार 1913 में राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई और उसने इतिहास बना दिया। भारतीय दर्शकों ने पहली बार पर्दे पर अपनी जानी पहचानी कहानी, अपने देवताओं और राजाओं को चलते फिरते देखा। उनके लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं रहा होगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने यह तो साबित कर दिया कि भारतीय दर्शक अपनी कहानियां पर्दे पर देखना चाहते हैं। लेकिन क्या फाल्के बस इसी एक सफलता पर रुक गए या उन्होंने इस कला को और आगे बढ़ाया? वो रुकने वालों में से थे ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र तो सिर्फ शुरुआत थी। वो लगातार प्रयोग कर रहे थे, सिनेमा की भाषा को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो एक इनोवेटर थे। जैसे कि 1917 में आई उनकी फिल्म लंका दहन। इसमें उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था, है ना? उन्होंने डबल रोल की तकनीक का इस्तेमाल किया। और मजे की बात यह है कि जिस अन्ना सालुंके ने राजा हरिश्चंद्र में रानी तारामती का रोल किया था, उसी एक्टर ने इस फिल्म में राम और सीता दोनों का किरदार निभाया। आज डबल रोल हमें बहुत आम लगता है, लेकिन उस जमाने में यह जादू जैसा था। तो वो करते कैसे थे? इसके लिए वो कैमरे के लेंस के आधे हिस्से को काले कपड़े से ढक देते थे और एक्टर से एक साइड पर एक्टिंग करवाते। फिर फिल्म को रिवाइंड करके लेंस के दूसरे हिस्से को ढकते और एक्टर से दूसरी साइड पर एक्टिंग करवाते। पर्दे पर जब ये दोनों शॉट एक साथ दिखते तो ऐसा लगता कि एक ही इंसान दो जगहों पर मौजूद है। ये उनकी तकनीकी समझ और क्रिएटिविटी का कमाल था। और फिर आई श्री कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन जैसी फिल्में। इनमें उन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जो उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल, आज हम जिसे VFX या CGI कहते हैं ना जी, वो उस वक्त कैमरा ट्रिक होती थी। और फाल्के इन ट्रिक्स के मास्टर थे। जैसे अगर उन्हें कृष्ण को अचानक प्रकट होते दिखाना है तो वो कैमरा चालू रखते, फिर अचानक कैमरा रोक देते, एक्टर्स को अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़े रहने को कहा जाता, फिर कृष्ण का रोल कर रहे बच्चे को फ्रेम में लाया जाता और कैमरा फिर से चालू कर दिया जाता। पर्दे पर जब दर्शक ये देखते तो उन्हें लगता कि ये तो वाकई एक चमत्कार है। सही बात है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को लोगों की आस्था और भावनाओं से जोड़ दिया। वो सिर्फ कहानी नहीं दिखा रहे थे, वो पर्दे पर जादू रच रहे थे। और उन्होंने ये जादू एक दो बार नहीं बल्कि बार बार किया। हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से उन्होंने अपने करियर में लगभग 95 फिल्में और 26 शॉर्ट फिल्में बनाई। ये संख्या आज के हिसाब से भी बहुत बड़ी है। उस दौर के संसाधनों के हिसाब से तो ये अकल्पनीय है। ये उनकी लगन और काम करने की क्षमता को दिखाता है। वो सिर्फ फिल्में नहीं बना रहे थे, वो एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे थे। उन्होंने एक्टर्स को ट्रेन किया, टेक्नीशियन तैयार किए, अपना स्टूडियो बनाया और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाने की भी कोशिश की। वो सही मायनों में वन मैन इंडस्ट्री थे। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। 1930 के दशक में टेक्नोलॉजी ने करवट ली और बोलती फिल्मों यानी टॉकीज का दौर आ गया। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में आई और इसने सब कुछ बदल दिया। और ये बदलाव फाल्के के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया। ये तकनीक के बदलने की एक क्लासिक कहानी है जो हर इंडस्ट्री में होती है। मूक फिल्मों के कलाकार और निर्देशक जिनकी कला हाव भाव और विजुअल्स पर टिकी थी, उन्हें अचानक डायलॉग्स और साउंड की दुनिया में काम करना पड़ा।
फाल्के ने कोशिश की, उन्होंने एक बोलती फिल्म गंगावतरण भी बनाई, लेकिन तब तक सिनेमा एक बड़ा बिजनेस बन चुका था। बड़े बड़े स्टूडियो आ गए थे। फाल्के का काम करने का तरीका ज्यादा व्यक्तिगत और कलात्मक था। वो इस नई कमर्शियल दुनिया में पूरी तरह फिट नहीं हो पाए। ये सुनना थोड़ा दुखद लगता है कि जिस इंसान ने इस इंडस्ट्री को जन्म दिया, उसी इंडस्ट्री के बदलने पर वो पीछे रह गए। हाँ, एक स्तर पर यह दुखद है, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। फाल्के का योगदान सिर्फ उनकी 95 फिल्मों तक सीमित नहीं है। उनका असली योगदान सिनेमा को एक माध्यम के रूप में भारत में स्थापित करना था। उन्होंने वो पहली चिंगारी लगाई थी। उन्होंने भारतीयों को ये यकीन दिलाया था कि हम भी अपनी कहानियां अपने तरीके से बड़े पर्दे पर कह सकते हैं। इसलिए भले ही उनका फिल्मी करियर टॉकीज के आने से खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। और इसी विरासत को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 1969 में भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान शुरू किया, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। एक बिल्कुल सही श्रद्धांजलि। ये अवार्ड आज भी भारतीय सिनेमा में किसी के लिए भी लाइफ टाइम अचीवमेंट का सबसे बड़ा सम्मान है। 16 फरवरी 1944 को दादा साहेब फाल्के का निधन हो गया, लेकिन उनकी रखी नींव पर आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है, जो हर साल हजारों फिल्में बनाती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस जाएं कि एक अकेला इंसान ये सब कैसे कर पाया, तो जवाब शायद ये है कि फाल्के सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं थे। वो एक सपना देखने वाले थे, एक जिद्दी इनोवेटर थे और एक ऐसे कलाकार थे जिसने अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाया। बिल्कुल, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब एक बड़ा सपना, जुनून और मुश्किलों से लड़ने का जज्बा एक साथ मिल जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। उन्होंने सिर्फ कैमरे और रील का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने भारत को, खुद को और अपनी कहानियों को देखने का एक नया नजरिया दिया। उनकी विरासत उनकी फिल्मों में नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है जिनके लिए सिनेमा आज मनोरंजन, प्रेरणा और सपनों की दुनिया है। ये चर्चा एक बहुत दिलचस्प सवाल मेरे मन में छोड़ जाती है। दादा साहेब फाल्के ने उस जमाने की मामूली तकनीक से रामायण और महाभारत की कहानियों को पर्दे पर जिंदा कर दिया। जरा सोचिए, अगर आज के दौर की CGI, स्पेशल इफेक्ट्स और IMAX जैसी तकनीक उनके पास होती, तो वो भारत की कौन सी कहानियों को दुनिया के सामने सबसे पहले रखना चाहते? क्या वो वेदों की किसी कहानी को पर्दे पर उतारते या इतिहास के किसी गुमनाम नायक की गाथा कहते? ये सोचने वाली बात है।